नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 के लिए जीके की 35वीं क्लास है, जहां पर आज हम जीके के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी तरफ से लगातार जीके के लिए तैयारी कराई जा रही है यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे शेर ए वलिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई शेर ए वलिया के नाम से, तो वो जाना जाता है चित्तू पांडे को। किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्तू पांडे को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके लिए जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो दिवस है ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अभी मैंने पिछली 1-2 क्लास पहले पढ़ाया था कि ये वाला जो दिवस है विश्व ओजोन दिवस, ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। तो ये वाला क्वेश्चन मुझसे गलत टाइप हो गया। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता था। मैं आपसे पूछना चाहता था कि बताइए 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये बताइए। तो देखिए, जो 8 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, इसको आप याद रखो कि अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और जो विश्व ओजोन दिवस है तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। चलिए, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज से हम जनवरी के जो दिवस हमने पढ़ाए थे आपको, ये हम आपको रिवाइज़ कराएंगे, क्योंकि इसको रिवाइज़ करे हुए लगभग हमें 15-20 दिन हो चुके हैं। तो अगर कहीं आप भूल ना जाओ तो इसलिए हम इसको रिवाइज़ करते हैं। तो बताइए, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो वैश्विक परिवार दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है, और जो विश्व परिवार दिवस है वो मनाया जाता है आपका 15 मई को। ठीक है, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 मई को, और वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व ब्रेल दिवस। तो जो विश्व ब्रेल दिवस है ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऐसे ही प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विश्व हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है आपका 11 जनवरी को। ऐसे ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ऐसे ही अगला है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। तो मैं तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे याद होंगे, क्योंकि हमने इन्हें कम से 20-22 बार रटा है, अच्छे से रिवाइज़ करा है। अगला है हमारा पराक्रम दिवस। तो दोस्तों, जो पराक्रम दिवस है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऐसे ही राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है हमारा 25 जनवरी को। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो ये भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऐसे ही सर्वोदय दिवस, तो मनाया जाता है 30 जनवरी को। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और रिपीट हो गए। चलिए, जो तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जून के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, देखो आज हमने जनवरी के पढ़े, अब अगली क्लास में हम फरवरी के लेके आएंगे, फिर मार्च के, अप्रैल को, मई के साथ में लेके आएंगे। और जो आगे के जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे जून है, जुलाई है, तो ये तो पढ़ते रहेंगे। और फिर अब हम अगस्त के भी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला दिवस है हमारा जून का विश्व दुग्ध दिवस। तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है, जून की पहली तारीख यानी कि 1 जून को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। अगला है हमारा विश्व साइकिल दिवस। तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। ऐसे विश्व पर्यावरण दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 7 जून को। चलिए नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस। तो दोस्तों, जो विश्व महासागर दिवस है वो मनाया जाता है 8 जून को। और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस वो कब मनाया जाता है? तो वही मनाया जाता है 8 जून को। चलिए नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस या बाल श्रम रोकथाम दिवस।
तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 जून को। ऐसे विश्व पवन दिवस 15 जून को। विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है 15 जून को। नेक्स्ट है विश्व मगरमच्छ दिवस, ये मनाया जाता है 17 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, ये मनाया जाता है आपका 18 जून को। नेक्स्ट है हमारा विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 20 जून को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा विश्व संगीत दिवस, तो दोस्तों जो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 जून को। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व मानवतावादी दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। नेक्स्ट है ओलंपिक दिवस, तो भाई ओलंपिक दिवस मनाया था 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय मानक द्रव्य निषेध दिवस, तो ये मनाया था आपका 26 जून को। ऐसे ही अगला है हमारा राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 28 जून को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है तो ये मनाया था आपका 29 जून को। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, तो ये कब मनाया था, तो ये भी मनाया जाता है 29 जून को। और अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 30 जून को। चलिए तो हमारे जून के कंप्लीट हो गए हैं दिवस। अब हम भाई जुलाई के दिवस का रिवीजन करेंगे। और अब तो ये आपको लगभग 70-80% याद भी हो चुका होगा, जुलाई वाले भी। तो जल्दी अब हम अगस्त के भी शुरू करेंगे। चलिए पहला है हमारा जीएसटी दिवस, तो दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। जो नेशनल डॉक्टर्स डे है वो भी मनाया था आपका 1 जुलाई को। अगला है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, तो दोस्तों जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है ये मनाया था 1 जुलाई को। अगला है विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया था 2 जुलाई को। और विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया है 2 जुलाई को। चलिए अगला है विश्व जूनोज दिवस, तो विश्व जूनोज दिवस मनाया था 6 जुलाई को। और विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है आपका 7 जुलाई को, ठीक है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 7 जुलाई को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जुलाई को, ठीक है। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जुलाई को। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। चलिए अगला है मलाला दिवस, तो दोस्तों मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 12 जुलाई को। और ऐसे विश्व युवा कौशल दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया था 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था है 22 जुलाई को। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था भाई 26 जुलाई को, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 26 जुलाई को। चलिए दोस्तों ये आ गया हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़रूर संभावना है। बताइए भैया दुबई कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो आपको दुबई कप है ये है शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो ये है शतरंज से संबंधित। अच्छा याद कीजिए, मैंने आपको एक और ट्रॉफी याद कराई थी शतरंज वाली, तो वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी खेतान ट्रॉफ़ी। ध्यान कीजिए मैंने आपको बताया था कि बताइए खेतान ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो खेतान ट्रॉफ़ी है ये भी है आपकी शतरंज से संबंधित। और दुबई कप किससे संबंधित है, तो दुबई कप भी आपका शतरंज से संबंधित है। चलिए भैया रिवीजन करते हैं आगे। बताइए रानी झांसी ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये सारी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो रानी झांसी ट्रॉफ़ी आपकी क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। और देवधर ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो ये भी है आपकी क्रिकेट से संबंधित। ये सारी मैंने आपको बताई हैं जो मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। बताइए बेटन कॉफ़ी किस खेल से संबंधित है, तो बेटन कप है हॉकी से संबंधित, ठीक है। बेटन कप किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से। और दिलीप ट्रॉफ़ी तो ये है क्रिकेट से। ऐसे ही आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। और बोस ट्रॉफ़ी है क्रिकेट से, ठीक है। बोस ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। एक बार फिर से इसका रिवाइज़ कर लो, वैसे याद हो गया होगा। बेटन कप हॉकी से है, दिलीप ट्रॉफ़ी क्रिकेट से है, आगा खां कप हॉकी से है, राधा मोहन कप पोलो से है, और बोस ट्रॉफ़ी आपकी क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। बोस ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। चलिए अगला है डूरंड कप। तो दोस्तों जो डूरंड कप है ये है आपका फुटबॉल से संबंधित। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। एजरा कप पोलो से संबंधित है। और गुरु नानक प्रतियोगिता है आपकी हॉकी से संबंधित, ठीक है। गुरु नानक प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो ये है हॉकी से। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डूरंड कप फुटबॉल, थॉमस कप बैडमिंटन, हाफ मैन कप टेनिस,
विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल, ठीक है, वा से विलियम और बा से बास्केटबॉल, तो विलियम जोन्स कप है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ऐसी एजरा कप पोलो से है, एजरा कप किससे संबंधित है, तो ये भाई पोलो से। और गुरु नानक प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से, ठीक है, गुरु नानक प्रतियोगिता किससे संबंधित है, तो ये है आपकी हॉकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है, रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से। ऐसे ही रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, कन्फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, और सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये है हॉकी से। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, कन्फेडरेशन कप फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ और सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, ठीक है, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी। चलिए अगला है हमारा, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है, तो भाई जो कोनिका कप है ये आपका बैडमिंटन से। ऐसे ही रामानुज ट्रॉफी है आपकी टेबल टेनिस से संबंधित, ठीक है, फिर से रिवाइज करो, कोनिका कप बैडमिंटन और रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस, ठीक है, रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ओपन, तो दोस्तों फ्रेंच ओपन किससे संबंधित है, तो ये आपका टेनिस से। ऐसे ही सहारा कप क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, सहारा कप किससे संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से। और बिल्ट कप किससे संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से, ठीक है, बिल्ट कप किससे संबंधित है, तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फीफा वर्ल्ड कप, ये तो सबको याद होगा भाई, तो फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से। ऐसे ही डनहिल कप गोल्फ से संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से है, गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी से, और बेगम हजरत महल कप किससे संबंधित है, तो ये आपके फुटबॉल से, ठीक है, बेगम हजरत महल किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, डनहिल कप गोल्फ, डनहिल कप गोल्फ, जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट, गुरु नानक प्रतियोगिता हॉकी और बेगम हजरत महल कप फुटबॉल, ठीक है, बेगम हजरत महल कप किससे संबंधित है, तो ये है आपका फुटबॉल से संबंधित। चलिए भैया अगला आ गया हमारा सी के नायडू ट्रॉफ़ी, तो दोस्तों सी के नायडू ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। अगला है टॉड मेमोरियल ट्रॉफ़ी, तो ये आपकी बास्केटबॉल से संबंधित है, और टॉड मेमोरियल ट्रॉफ़ी फुटबॉल से भी संबंधित है। अच्छा चड्डा कप किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से, ठीक है, चड्डा कप किससे संबंधित है, तो ये है बैडमिंटन से। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, सी के नायडू ट्रॉफ़ी क्रिकेट, टॉड मेमोरियल कप ट्रॉफ़ी बास्केटबॉल और फुटबॉल, ठीक है, टॉड मेमोरियल ट्रॉफ़ी जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपकी बास्केटबॉल से है और फुटबॉल से है। और चड्डा कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है, चड्डा कप किससे संबंधित है, तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्टार बना लेना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अधिवेशन से क्वेश्चन हर साल एक पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। तो देखिए वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो वो था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों कांग्रेस का जो यह अधिवेशन है ये हुआ था वर्ष 1911 ईस्वी में, ठीक है, कब हुआ था, तो ये वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ था, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ठीक है। अगर आपसे नंबर पूछा जाए कि भाई ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो ये था कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पंडित विषम नारायण द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता भाई किसने की थी, तो वो की थी पंडित विषम नारायण ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, तो वो था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अच्छा ये अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1911 में हुआ था। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विषम नारायण ने की थी, ठीक है। किसने अध्यक्षता की थी, तो वो की थी पंडित विषम नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है वो किया गया है हमारे अनुच्छेद 280 में। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 280 में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं जो जो हमने अनुच्छेद याद कर लिए। ये सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर क्वेश्चन बनता है तो जहाँ तक है उम्मीद है यहीं से बनेगा, ठीक है। जो पूरी चांसेस हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने अनुच्छेद पढ़ाए हैं यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि हाल फिलहाल में जितनी परीक्षाएँ हुई हैं सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको सारे अनुच्छेद याद रखने हैं, ठीक। चलिए बताइए भाई, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 153 में, ठीक है। जो अनुच्छेद 153 है वो कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला है हमारा अनुच्छेद 216 जिसमें वर्णन है आपके हाईकोर्ट के गठन का, ठीक है। जो हाईकोर्ट का गठन है वो
किस प्रकार से किया जाएगा, तो वो कहा गया है अनुच्छेद 216 में। और अनुच्छेद 124 है हमारे सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 216 किससे है, तो वो हाई कोर्ट के गठन से संबंधित। और जो अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित। अगला है हमारा संसद, तो वो है आर्टिकल 79 जो है वो है संसद के गठन से संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, तो ये है आपके संसद के गठन से संबंधित। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा अनुच्छेद 80, तो ये आपके राज्यसभा से संबंधित। और अनुच्छेद 81 में कही गई लोकसभा की संरचना, ठीक है। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया, तो वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 81 में बताया गया आपके लोकसभा की संरचना के बारे में। अगला हमारा अनुच्छेद 76 बहुत बार पूछा गया। अभी हाल ही फिलहाल में जो एसएससी की जो CHSL वाली परीक्षा हुई थी वहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 76, तो यह है भारत के महान्यायवादी से संबंधित, ठीक है। जो भारत का महान्यायवादी है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 76 में। ऐसी अगला है हमारा आर्टिकल 123, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर स्टार जरूर बना लेना। तो जो आर्टिकल 123 है वो कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, तो वो करता है भाई अनुच्छेद 123 के तहत। अगला हमारा अनुच्छेद 60 जिसमें है राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन, ठीक है, कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी, तो वो है अनुच्छेद 60 में वर्णित। चलिए भाई, अगला है हमारा अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, जो अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी वो की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है, जिन्हें हम शॉर्ट में कह देते हैं VD सावरकर। तो भाई अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हालांकि हम इनको पहले पढ़ चुके हैं, पर इनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है जिससे ये हमें याद बने रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए भाई, सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन है, तो वो है ज्योतिबा फुले, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो ये ज्योतिबा फुले। ऐसी शारदा सदन के संस्थापक कौन है, तो वो है रमाबाई। जो रमाबाई हैं इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो वो है विलियम जोन्स, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है, तो ये है विलियम जोन्स। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई भूटान की, तो ये हमारे कुल 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये करता है 4 राज्यों के साथ। अब हमें पढ़ना है कि भाई वो कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, पहला राज्य है हमारा असम, ठीक है, पहला राज्य हमारा कौन सा है, असम। चलिए अगले 3 और देखते हैं। तो दोस्तों, पहला राज्य हमारा था असम, दूसरा है अरुणाचल, तीसरा है सिक्किम और चौथा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये सारे हमको राज्य याद करने हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं। तो बताइए, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो वह असम, अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से भाई, तो वह असम, अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशन महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, जो किशन महाराज हैं इनका संबंध है तबला से, ठीक है। किशन महाराज का संबंध किससे है, तो वो है तबला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए अब हम पढ़ेंगे भाई सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए, सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। ऐसे ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से रिवाइज़ करें दोस्तों। तो सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बार बार आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ कि जिससे ये चीज़ आपके दिमाग में भर जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास रिवीजन करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं क्लास में ही बार बार पिछली चीज़ों को रिवीजन कराता रहता हूँ, जिससे वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बनी रहे, कोई आप भूले नहीं। चलिए अगला है हमारा, सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो सावित्री नामक पुस्तक है तो इसके लेखक है अरविंद घोष, ठीक है। सावित्री नामक पुस्तक किसकी रचना है,
तो ये है अरविंद घोष की रचना। किसकी है भाई? तो ये है अरविंद घोष की रचना। अच्छा बताइए लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन के लेखक भी हैं अरविंद घोष। ठीक है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद घोष। और एक हमने आपको पढ़ाई थी डिवाइन लाइफ। ठीक है, तो जो डिवाइन लाइफ है उसके लेखक है शिवानंद। तो ये आपको याद रखनी है कि लाइफ डिवाइन के तो लेखक हैं अरविंद घोष, और जो है डिवाइन लाइफ तो उसके लेखक कौन है? तो वो है शिवानंद। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि लाइफ डिवाइन यानी कि आप LD याद कर लेना, तो LD से आप लगा देना अरविंद घोष। ठीक है, LD ये पूरा याद कर लो, LDA यानी कि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। तो फिर अगला अपने आप हो जाएगा कि डिवाइन लाइफ किसके हैं? तो वो है शिवानंद। तो ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा डिवाइन कॉमेडी। तो दोस्तों डिवाइन कॉमेडी के लेखक वो हैं दांते। ऐसे ही नेक्स्ट है द डार्क रूम। तो डार्क रूम के लेखक कौन है? तो वो हैं RK नारायण। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारी मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज के भी लेखक कौन है? तो वो हैं RK नारायण। नेक्स्ट है गीतांजलि। गीतांजलि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुरुक्षेत्र किसकी पुस्तक है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए नेक्स्ट है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। बताइए आयुर्वेद महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आयुर्वेद महोत्सव है ये मनाया था उत्तर प्रदेश में। अब आप रीजन समझ गए होंगे कि ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश का उत्सव है। ये जो क्वेश्चन है तो ये UP से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आपको याद रखना है जो आयुर्वेद महोत्सव है ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। किस में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए बताइए ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों जो ओणम है ये मनाया जाता है केरल में। ऐसे ही हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भाई तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है हमारा चिराग योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों जो चिराग योजना है ये है आपके हरियाणा राज्य की योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारी योजना याद करा दूंगा। तो दोस्तों जो चिराग योजना है ये किस राज्य की योजना है? तो भाई चिराग योजना है आपके हरियाणा राज्य की। कहाँ की है? तो ये है हरियाणा राज्य की। चलिए नेक्स्ट है हमारा बताइए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य की योजना है? तो ये है उत्तर प्रदेश की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी रोजगार सेतु योजना तो ये मध्य प्रदेश की है। अच्छा अगली हमारी मेरा घर मेरे नाम योजना। तो दोस्तों जो मेरा घर मेरे नाम योजना है ये है आपके पंजाब राज्य की। ऐसे हिम प्रहरी योजना किस राज्य की? तो ये उत्तराखंड राज्य की है। और पुदमई पेन योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपके तमिलनाडु राज्य की। तो एक बार फिर से याद रखें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश, रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश, मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, और पुदमई पेन योजना तमिलनाडु। ठीक है, पुदमई पेन योजना तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिछली बार भी जब 2021 में एक जो परीक्षा हुई थी, जो 2022 से पहली वाली परीक्षा थी, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो नहीं था पर इसी टाइप का था, तो ये क्वेश्चन आप याद रखें। बताइए 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों जो 18 कैरेट सोना होता है, ठीक है, इसमें तांबे या चांदी जैसी जो अन्य धातुएं होती हैं तो उनका प्रतिशत होता है लगभग 25%। ठीक है, 25% ऊपर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लगभग आपको 25% याद रखना है कि जो 18 कैरेट सोना होता है इसमें तांबे या चांदी जैसी जो अन्य धातु होती हैं इनका प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 25%। कितना होता है भाई? तो ये होता है 25%। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। तो बताइए भाई भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो देखिए भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 7,516.6 किलोमीटर। ऐसे ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो वो है 6100 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो दोस्तों जो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है तो वह है 3,214 किलोमीटर, और भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो यह 2,933 किलोमीटर। ठीक है, कितना है भाई भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार? तो यह है 2,933 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन हमारा, बक्सर के युद्ध के पश्चात
कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुग़ल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो दोस्तों ये कहाँ के नवाब थे? तो वो थे अवध के नवाब। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। बक्सर के युद्ध के पश्चात कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुग़ल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? ठीक है, तो वो कहाँ के नवाब थे? तो वो थे अवध के नवाब। दोस्तों आज हम बक्सर के युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि इसको हमने पहले ही पढ़ा था, लेकिन आज हम और थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ेंगे। तो देखिए जो बक्सर का युद्ध है ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। डेट याद रखना इसकी, फिलहाल आपको सन जरूर याद रखना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1764 ईस्वी को। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? वो बता देना। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इस युद्ध में एक और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड था। तो ये आपको याद रखना है कि भाई बक्सर का युद्ध में कौन कौन युद्ध कर रहे थे। तो एक तरफ तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर एक तरफ युद्ध कर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेज अपने अलग, मतलब अंग्रेज का युद्ध इन तीनों के साथ में हो रहा था, यानी कि ये तीनों मिलकर अंग्रेजी सेना का सामना कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में ठीक है इन लोगों की हो जाती पराजय। जो ये तीनों होते हैं, अब बंगाल का नाम मीर कासिम, अवध का नाम शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो ये तीनों अंग्रेज़ों से हार जाते हैं। और अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। कौन जीत गया भाई इस युद्ध में? तो वो जीत गए थे अंग्रेज। फिर होता क्या अच्छा इस युद्ध के बाद, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों इस युद्ध के बाद क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि कर ली। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव था 23 जून 1757 ईस्वी को जो प्लासी का युद्ध था, तो उसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो जब ये युद्ध खत्म हो गया 1764 का बक्सर का युद्ध, तो इस युद्ध के पश्चात अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि की किसने? तो वो की रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ये हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। किससे हुई थी? तो ये हुई थी क्लाइव से। ठीक है, तो इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम तो इस युद्ध में अपनी जान बचाकर भाग गया। तो बचे कौन? ये दोनों। तो इन दोनों से रॉबर्ट क्लाइव ने कर ली संधि, जिसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। अब हुआ क्या? अब देखो यहाँ पर एक बहुत मज़े की बात है। देखो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, जो अवध का नवाब था कौन? शुजाउद्दौला, तो इससे इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। अब आप देखो अंग्रेज़ों की नीति देखो, अंग्रेज़ों की चाल क्या थी। अंग्रेज़ क्या करते थे? फूट डालो और राज करो, यही तो करते थे। अब आप बताओ इस युद्ध में कौन कौन साथ में लड़े थे? ठीक है, तो एक तो था बंगाल का नवाब कौन? मीर कासिम। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और कौन था? तो वो था मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड। तो ये तीनों, एक तरफ तो ये तीनों हो गए और दूसरी तरफ हो गए अंग्रेज। दूसरी तरफ कौन हो गए? अंग्रेज। तो देखो मीर कासिम तो भाग गया, तो चलो उसकी तो बात छोड़ो। अब बचे कौन दोनों? तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो इन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए अंग्रेज कौन सी चाल चलते हैं कि जो इलाहाबाद और कड़ा के जो ज़िले थे वो किसके अधीन थे? वो थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला के अधीन। तो अब वो अंग्रेज देते थे मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, यानी कि अब इन्होंने आपस में इन दोनों को लड़वा दिया। जो चीज़ पहले इनके पास थी शुजाउद्दौला के पास, वो चीज़ अब दे दी मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब आप ये बताओ अंग्रेज़ों को इसको देने की क्या ज़रूरत थी? भाई वो खुद भी तो रख सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कैसे भी जिलों आपस में लड़ जाएं। तो उन्हें लड़वाने के लिए ये चाल चली। उन्होंने इन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए जो अवध का नाम शुजाउद्दौला था, तो इसके इलाहाबाद और कड़े के ज़िले दे दिए मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, जिससे इन दोनों के मध्य में अब खींचातानी हो। ठीक है, एक दूसरे के मतलब खाई पैदा हो जाए। तो ये थी अंग्रेज़ों की चालें। तो आप कुछ समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश को लूटा गया, इस देश पर राज करा गया किस तरह से भाई। तो वो वही थी आपकी कौन सी नीति? फूट डालो राज करो की नीति। तो ये नीति देखो मतलब कितनी अंग्रेज़ों ने ऐसी चालें खेली कि जो आपस में जो साथ मिलकर एक दूसरे से लड़ रहे थे उनको ही आपस में लड़ा दिया। अच्छा, और आगे क्या हुआ? तो आगे हुआ कि जो कंपनी 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन है वो मुग़ल सम्राट को दे देगी। तो जो इलाहाबाद की संधि थी उसके अनुसार था कि जो 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन है वो मुग़ल सम्राट अब शाह आलम सेकंड को दी जाएगी। और मुग़ल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कंपनी को प्रदान करेगी, यानी कि जो टैक्स जो प्राप्त होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, तो वह अब किसे देगा? तो वो देगा
कंपनी को, और इसके ही बदले में 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन है वो मुगल सम्राट को दे दी जाएगी। तो आप बताओ इलाहाबाद की संधि में कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कला के ज़िले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए गए। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इससे इलाहाबाद और कला के ज़िले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को दे दिए गए, और कंपनी ने 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को दे दी, जो था शाह आलम सेकंड, और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो कंपनी को प्रदान करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे पेट में स्थित जो पाचक रस है उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका HCl, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो क्या होता है, तो जो भोजन के साथ में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं तो ये उनको मारता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो जो हम भोजन जब करते हैं तो उसके साथ में जो हानिकारक बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे पेट में चले जाते हैं, तो उनको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन करता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ ही जो भोजन है तो उसके माध्यम को ये अम्लीय बनाता है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने शायद इस बात पर विचार किया होगा। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है भाई, एसिड ही तो है, तो ये तो हानिकारक है। अब आप ये सोचते हो कि भाई हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तो ये हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। आपके मन में प्रश्न नहीं उठता है क्या कि भाई जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि हमारे पेट में एक परत पाई जाती है म्यूकस की। ठीक है, क्या पाया था, म्यूकस। मैं उसको हिंदी में लिख देता हूँ, म्यूकस। तो म्यूकस क्या होता है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे पेट की जो अंदर की त्वचा है ना, जो एकदम किनारी पे वहाँ पर लगा हुआ होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो जब वो मतलब हमारे पेट में होता है तो वो म्यूकस जो होता है, तो वो म्यूकस हमारे पेट की रक्षा करता है। अगर म्यूकस ना होता तो शायद वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट को फाड़ देता। ठीक है, मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा उसे क्षतिग्रस्त कर सकता था अगर म्यूकस ना होता। तो ये हमारी रक्षा कौन करता है, तो ये म्यूकस करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो कभी भविष्य में इस टाइप का क्वेश्चन बना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेट की जो रक्षा कौन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो वो करता है म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी पेट की परत पर चिपका हुआ होता है। ठीक है, जिससे हमारे पेट की परत होती बहुत ही चिकनी होती है। तो इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ग्रेफाइट निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है ये बना है कार्बन से। ग्रेफाइट किस तत्व से बना है, तो ये बना है कार्बन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक महीन पाउडर होता है। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये होता है कैल्शियम सल्फेट का पाउडर। ये किसका पाउडर होता है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो दोस्तों जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन थे भाई, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए जानते हैं दोस्तों, बताइए सिखों में कुल कितने गुरु हुए। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो इससे पहले थे गुरु नानक देव। देखो नंबर से ही पूछा जा सकता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु अंगद। तीसरे थे अमरदास। ठीक है, अरदास लिख गया यहाँ पर, तीसरे थे अमरदास। चौथे थे रामदास। पाँचवें कौन थे, अर्जुन देव। पाँचवें वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पाँचवें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु अर्जुन देव। यहाँ इनसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा आगे। छठे थे हरगोविंद सिंह। ठीक है, छठे कौन से थे, हरगोविंद सिंह। सातवें थे हर राय। आठवें थे हरकिशन जी। और 9वें थे गुरु तेग बहादुर जी। और 10वें कौन थे, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। 9वें बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें कौन थे, तो थे गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु थे इनके गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अभी तो आप क्रम वाइज याद रख लें आप, फिर आगे मैं इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो दोस्तों वो हैं आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। ये तीनों नदी मिलती हैं उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो ये मिलती है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे। ठीक है,
जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली। तो ये चित्रकारी के लिए किस मुग़ल शासक के सहयोगी थे? तो ये थे हुमायूं के सहयोगी। किसके सहयोगी थे? तो ये थे हुमायूं के सहयोगी। दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये यूपी की जो परीक्षाएँ हुई हैं, चाहे यूपी पीसीएस हुई हो या यूपी SSC हुई हो, जो भी यूपी SSC ने कराई है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर भी यूपी SSC पैट का है। तो इसलिए यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी जैसे लेखपाल की परीक्षा हुई, वीडियो की हुई, तो जितने भी हुई, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, तो जहाँ जहाँ से जीके क्वेश्चन पूछे गए ये सारे मैं आपको वहाँ से उठा के लेकर आया हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इस क्लास से आप ज़रूर जुड़े रहें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को खूब मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों जो विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है चीन में। कहाँ पर होता है? तो ये होता है चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। तो दोस्तों बताओ टेरा रोसा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ये लाल मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, जो लाल मिट्टी है उससे संबंधित है टेरा रोसा। चलिए नेक्स्ट है, ये पूछा गया था यूपी SSC में, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये है ग्रीनलैंड। ये आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में। बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है भाई? तो यह है ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टिक बना लेना, स्टार बना लीजिए। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था ये था तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था तुंगभद्रा नदी के किनारे। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, तो उसकी आप, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ भाई। तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा गया था। इसको तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, एक बार आप इसका जाकर रिवीजन कर लेना। और दोस्तों आज का हमारा होमवर्क में क्वेश्चन है, जो भी बच्चा इसका आंसर देगा उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में जो बताऊँगा। बताइए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? क्या 3 जून को मनाया था, 14 जून को मनाया था, 18 जून को मनाया था या 25 जून को मनाया था? तो जो भी बच्चा इसका आंसर देगा उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमसे कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर की क्लास करा दीजिए। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पर करंट अफेयर शुरू होने जा रही है। और याद रखिए ये दिन है आपका गुरुवार का दिन। ठीक है, जो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार से अब आपकी कंटिन्यू बेसिस पर करंट अफेयर की क्लास चलने जा रही है, क्योंकि अब जो जितनी तैयारी है वो सारी हो चुकी है। PDF भी लगभग बन के तैयार हो चुकी हैं, तो बस वीडियो अपलोड करने की बात है। तो अब वो हम आपको बृहस्पतिवार से देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बस अब आपकी तैयारी पे लगे रहिए और जुट जाइए, और ये टेंशन मत दीजिए कि समय कम है, तो ऐसी बात नहीं है। करंट अफेयर मैं आपको करा दूंगा, चाहे मैं जिस तरीके से भी कराऊँ। आप खुद देखिए, मैंने आज 35वीं क्लास हो, 35वीं क्लास तक मैंने आपको कितना सिलेबस करा दिया है। ठीक है, लोग हिस्ट्री की अलग क्लास लाते हैं, GK की पॉलिटिकल की अलग लाते हैं, और हमने आपको एक ही क्लास में 25 क्वेश्चन के माध्यम से इतने क्वेश्चन करा रखे हैं कि अब जो क्वेश्चन फंसेगा वो यहीं से फंसेगा। और अभी भी हमारे पास लगभग 1 महीने से ऊपर का टाइम है। तो आप सोचो जब ये 60-65 क्लास हो जाएंगी तो फिर हम किस लेवल पर पढ़ चुके होंगे, है नहीं है? देखो जिस बच्चे ने शुरुआत से क्लास ली हो उसे सब चीज़ें रट चुकी हूँ, चाहे दिवस हों चाहे पुस्तकें हों, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के सब क्वेश्चन हमने आपको बहुत पहले करा दी, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से पढ़ा दी, वैदिक सभ्यता पूरी करा दी, लगभग सारे चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दिया। अब जो कुछ चैप्टर हैं जैसे खनिज संसाधन से रह गया, आपका राज्य राजधानी वाला भी चैप्टर बचा हुआ है, हालांकि पढ़ा चुके हैं लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें हैं। तो बस अब ये कुछ मुश्किल से 5-6 टॉपिक हैं जिन पे हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, नहीं तो ऑलमोस्ट सिलेबस लगभग कंप्लीट होने की तरफ है। तो फिलहाल आप चिंता मत कीजिए, सिलेबस आपका बहुत तेज़ी से कराया जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस एक ही आशा है कि बस आप क्लास को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए, लगातार क्लास को देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। अब हम क्विज वाली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्विज वाली अभी व्यवस्था बन नहीं पा रही, लेकिन बहुत जल्द बृहस्पतिवार से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्विज कराना भी शुरू कर देंगे, जो टेलीग्राम चैनल को पर आपको मिलती रहेंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपको मिलते रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए आप अभी जल्दी से आइए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अब आपको जो भी स्टडी मटेरियल है फ्री में आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।